हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म। ठीक है, जैसा कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके क्या कि फेडरलिज्म क्या होता है ये तो नहीं पढ़े, लेकिन पावर शेयरिंग हम पढ़े थे पिछले क्लास में। और उसमें हम क्या देखे, किस तरह से किसी भी कंट्री में जो है पावर को शेयर करने पर क्या है, मतलब डिसेंट्रलाइज कर देने पर पावर को, उस कंट्री में पीसफुली जो है गवर्नमेंट रन करता है। ठीक है, दो एग्जांपल भी लिए थे हम लोग, श्रीलंका के बारे में देखे थे, पूरा श्रीलंका का हिस्ट्री देखे थे कि किस तरह से वहाँ पर सिंहलीज में और तमिल लोगों में क्या है कि डिफरेंसेस था। ठीक है, और जो सरकार का जो है रुख था तो वो कुछ ज़्यादा सिंहलीज लोगों की तरफ फेवर में था। फिर हम क्या देखें कि बेल्जियम में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी था। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या है, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा मॉडल लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन का मॉडल लाया गया, जिससे कि वहाँ का जो भी डिस्प्यूट है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, पावर को एक तरह से वहाँ पर भी शेयर कर दिया गया। तो ये पावर शेयरिंग जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट का हर लेवल को डिफरेंट लेवल को क्या किया जाता है कि बांट दिया जाता है। ठीक है, वर्टिकली जो है ना गवर्नमेंट को बांटा जाता है। जैसे कि हम बताए थे कि इंडिया में भी किस तरह से है वर्टिकली, तो इंडिया में जो है हमारा पार्लियामेंट है। ठीक है, जिसको जुडिशरी बोलते हैं हम लोग, लेजिस्लेचर बोलते हैं और एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। जुडिशरी में जो भी न्यायिक प्रक्रिया है वो जुडिशरी में आएगा। लेजिस्लेटिव में जो कानून बनाने का काम है पार्लियामेंट आता है लेजिस्लेटिव में। और एग्जीक्यूटिव में क्या है कि प्राइम मिनिस्टर और उसके जो भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, जो क्या है कि डेमोक्रेटिक चुन के भेजे जाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक एमपी को, उन्हीं में से क्या है कि कुछ मिनिस्टर्स को बनाया जाता है। तो इस तरह से क्या है कि पावर शेयरिंग तीनों जो है एक वर्टिकल लेवल पर है। लेजिस्लेचर जो है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, तीनों का लेवल एक ही है, वर्टिकली लेवल है, और तीनों का पावर लगभग इक्वल पावर है। ठीक है, कोई किसी से कम नहीं है पावर में। यदि लेजिस्लेटिव जो है कुछ गलत करेगा तो उस पर क्या है कि जुडिशरी जो है उस पर नज़र रखेगा। जुडिशरी ये देखेगा क्या कि वो जो भी पॉलिसी बनाया है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, जो फंडामेंटल राइट्स है कहीं उसको तो वायलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या करता है कि वो काम करता है, जो भी पार्लियामेंट से जो भी बिल, जो भी पॉलिसी निकलता है उसको क्या करता है, रन करता है, फंक्शन में लाता है। ठीक है, तो फेडरलिज्म का यदि हम एग्जांपल लेते हैं, मतलब डिफिनेशन देते हैं फेडरलिज्म का, तो व्हाट इज़ फेडरलिज्म। तो एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं कि फेडरलिज्म जो है पावर का डिसेंट्रलाइज करना वही फेडरलिज्म है। मतलब किसी भी एक व्यक्ति के विशेष के हाथ में जो है सारा पावर नहीं सेंट्रलाइज होकर के क्या है कि पावर का डिफरेंट लेवल में क्या है कि बट जाना। ठीक है, पावर का क्या होता है कि डिफरेंट लेवल में बंटना, और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इसेंशियल है कि पावर को डिफरेंट लेवल में बंटना। क्यों, यदि पावर डिफरेंट लेवल में नहीं रहेगा तो वो डेमोक्रेसी जो है वो नहीं कहलाएगा। क्यों, तो क्या कहेंगे हम लोग उसको, एब्सोल्यूट कहेंगे। ठीक है, क्योंकि पावर यदि किसी एक व्यक्ति के हाथ में आता है तो वो 100% उसका चांस रहता है क्या कि उस पावर को मिसयूज करे। ठीक है, तो पावर का मिसयूज ना हो और किसी एक मतलब कास्ट के बिहाफ में, किसी भी एक धर्म के बिहाफ में या लैंग्वेज के बिहाफ में हमारा जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा फेवर ना हो जाए, इस कारण से क्या है कि डिसेंट्रलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यही पढ़ेंगे क्या इसमें हम लोग, हमारा देश में फेडरलिज्म जो है ये किस तरह का फेडरलिज्म है, हमारे देश में फेडरलिज्म होता है क्या है, और फेडरलिज्म कितने प्रकार का होता है, क्या मेन फीचर है फेडरलिज्म का, इंडिया में किस तरह से फेडरलिज्म है। ठीक है, तो यही सब अब इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या लेते हैं कि डिफिनेशन लेते हैं, व्हाट इज फेडरलिज्म। ठीक है, क्वेश्चन लिए हम फेडरलिज्म क्या है, तो इसके लिए हम लिखेंगे इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर divided between central and state or regional government।
तो ये क्या बता रहे हैं कि फेडरलिज्म एक गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम है जिसमें कि पावर को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर को अलग डिवाइड किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट का पावर को अलग डिवाइड किया गया है। और उसके अलावा यदि कोई रीजनल लेवल पे गवर्नमेंट है, जैसा कि बेल्जियम में हम लोगों ने देखा कि बेल्जियम में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट था जो एक खास कम्युनिटी सबके लिए क्या था कि वो बना हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से पावर का डिवीज़न जो है वो क्या कहलाता है, फेडरलिज्म कहलाता है, ठीक है, फेडरलिज्म कहलाता है। कोई भी गवर्नमेंट फेडरलिज्म है तो आखिर फेडरलिज्म का फीचर क्या है, आखिर ऐसा क्या क्या चीज़, कौन कौन सा फीचर है जिससे कि हम कहेंगे क्या कि ये गवर्नमेंट जो है फेडरलिज्म है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जैसा कि हम लोग पहले जाने कि पावर को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है डिफरेंट लेवल पे। तो यदि एक ही लेवल का गवर्नमेंट होगा तो पावर फिर डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहला फीचर क्या हम बताएंगे इसमें कि देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें फेडरलिज्म गवर्नमेंट में 2 या 2 से अधिक लेवल का गवर्नमेंट होता है। यदि हम अपने देश का बात करें तो पता होगा आपको कि सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। और रीजनल लेवल पे यदि हम बात करें तो बाद में जा कर के जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद में जा कर के क्या हुआ कि ग्रामीण इलाका में जो रूरल एरिया है उसमें क्या हुआ कि पंचायती सिस्टम हुआ, पंचायत जिसको बोलते हैं। और जो अर्बन एरिया है उसको क्या बोलते हैं, म्यूनसिपैलिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि सबसे पहला फीचर कि फेडरलिज्म का पहला फीचर ये है कि इसमें 2 या 2 से अधिक लेवल का जो गवर्नमेंट होता है, ठीक है। अगला क्या देखेंगे, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। एक ही सिटीजन पर ये स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी और जो रीजनल गवर्नमेंट है वो भी क्या करेगा, गवर्न करेगा सेम सिटीजन पे। ऑल टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट जो है क्या करेगा, गवर्न करता है। बट ईच गवर्नमेंट हैव पावर इंडिपेंडेंट। सभी गवर्नमेंट का जो पावर है, तीनों लेवल का पावर है, डिफरेंट लेवल का, हर लेवल के गवर्नमेंट का जो पावर है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि स्टेट सेंट्रल के ऊपर में डिपेंड नहीं है अपने पावर के लिए। तो सभी का पावर क्या है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ठीक है। तीसरा फीचर में हम लोग क्या देखेंगे कि द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सबसे अच्छा बात है कि जो भी फंडामेंटल प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फंडामेंटल प्रोविज़न है, जैसे कि हम लोगों का राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स जिसको बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही लेवल का गवर्नमेंट जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट यदि चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को या फंडामेंटल जो भी प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके लिए बहुत सारा प्रोसेस है, 1/3 जो है वो क्या करना पड़ता है टोटल का। तो 1/3 वोट लाने के बाद जाकर के हम क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है। हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोसेस है, जिससे कि समय के साथ क्या हो सके, यदि कुछ ऐसा न्यू सिचुएशन आ जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो ज़्यादा क्रिटिकल है ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मॉडरेट है, मॉडरेट किस्म का है कि समय के साथ क्या कर सकते हैं, हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन अमेंडमेंट करने का जो प्रोसेस है वो किसी एक गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होगा, वो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सारा प्रोविज़न है कि किस तरह से हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो एक तरह का ये भी क्या है कि फीचर है फेडरलिज्म का कि फंडामेंटल प्रोविज़न जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का है वो किसी एक लेवल का गवर्नमेंट के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और क्या बताते हैं कि यदि कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, हम लोग सुनते रहते हैं आए दिन न्यूज़पेपर में देखते हैं क्या कि कोई ना कोई विवाद होता है, जैसे कि रिवर डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, वाटर डिस्प्यूट का कारण है, या कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में या रीजनल गवर्नमेंट में क्या है कि वहाँ पर कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। और ख़ास करके ये कन्फ्लिक्ट वहाँ मिलता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई दूसरे पार्टी का सरकार हो और स्टेट गवर्नमेंट में क्या है कि दूसरे पार्टी का सरकार हो। जैसे कि अभी हम हाल का लेते हैं तो जिस तरह से हमको देखने को मिलता है क्या है कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो सरकार है बीजेपी का सरकार है, और स्टेट गवर्नमेंट में मान लेते हैं क्या कि पश्चिम बंगाल का बात ले तो पश्चिम बंगाल में क्या है कि वो दूसरा पार्टी का सरकार है, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस का है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में या रीजनल गवर्नमेंट में, यानी कि यदि स्टेट गवर्नमेंट में यदि कोई भी कन्फ्लिक्ट हो तो उस कन्फ्लिक्ट को जो है हमारा जुडिशरी जो है क्या करता है, वो कन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करता है, ठीक है।
रिसॉल्व करता है और प्रिवेंट भी करता है कि कन्फ्लिक्ट आगे चल के नहीं हो, और सभी का पावर जो है अलग अलग डिविजिबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर अलग है, स्टेट गवर्नमेंट का पावर अलग है, तो बहुत ही कम चांस बनता है क्या है कि कन्फ्लिक्ट होने का। तो ये फीचर था। उसके बाद क्या देखेंगे कि अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट तो ठीक है कि रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है सोर्सेज से, तो स्टेट गवर्नमेंट का भी जो सोर्स है रेवेन्यू का वो भी डिफाइंड है कि स्टेट गवर्नमेंट आखिर कौन कौन सा जो है टैक्स लेगा, कौन कौन सा एरिया का टैक्स जो है और किस फील्ड का जो है टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा, किस फील्ड का जो टैक्स है वो पंचायती सिस्टम के पंचायती गवर्नमेंट के पास आएगा, लोकल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग। तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, ये रेवेन्यू क्या हुआ, टैक्स हुआ, एक तरह का राजस्व बोलते हैं इसको। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल, प्रत्येक लेवल का जो रेवेन्यू का सोर्स है ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाई इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को बनाए रखने के लिए क्या है कि डिफरेंट लेवल का जो है गवर्नमेंट उसका रेवेन्यू का क्या है कि डिफाइंड है कि कौन सा रेवेन्यू किस गवर्नमेंट को मिलेगा, किस लेवल का गवर्नमेंट को मिलेगा, ठीक है। और क्या देखते हैं कि जब द जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाई इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो जुरिडिक्शन है, जो कार्य करने का जो क्षेत्र है डिफरेंट लेवल का, तो वो क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है स्पेसिफाई है, ठीक है। और द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको गारंटी मिला हुआ है कि यूनियन गवर्नमेंट का कौन सा पावर है, स्टेट गवर्नमेंट का कौन सा पावर है, ठीक है, कौन सा जुरिडिक्शन में यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आता है, कौन सा जुरिडिक्शन जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है और लोकल गवर्नमेंट में आता है, ठीक है। तो ये तो ऑल अबाउट था किसके बारे में, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव यदि हम बात करें फेडरलिज्म का, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फेडरलिज्म गवर्नमेंट का कि ये ऐसा गवर्नमेंट इसलिए रखा जाता है कि क्या हो सके, सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके, हमारे देश के हर एक सिटीजन को जो है एक सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके, उनका जो पावर है उस पावर को क्या किया जा सके, मिसयूज किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं हो। इस कारण से फेडरलिज्म जो है बहुत ही इसेंशियल होता है किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो यही मेन फीचर है क्या कि यही ऑब्जेक्टिव है कि फेडरलिज्म गवर्नमेंट जो है पावर को डिसेंट्रलाइज करता है, पावर को डिवाइड करता है डिफरेंट लेवल्स में, और ये बहुत ही इसेंशियल है हमारे गवर्नमेंट के लिए। और हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फेडरलिज्म गवर्नमेंट, तो हम देखते हैं क्या देयर आर टू काइंड्स ऑफ फेडरलिज्म गवर्नमेंट। फर्स्ट कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कमिंग टुगेदर जो फेडरलिज्म है या फेडरेशन है, तो इसमें क्या होता है, द इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ऑन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, जो छोटा छोटा देश है, यदि वो चाहता है कि उसके यूनिटी मिले उसको और बहुत सारा तरह का प्रोटेक्शन मिले, तो वो क्या करता है कि छोटा छोटा स्टेट्स मिल करके, छोटा देश मिल करके क्या करता है कि इंडिपेंडेंट देश एक साथ आता है, कमिंग टुगेदर होता है, ठीक है। और कमिंग टुगेदर होकर के क्या करता है कि एक बिगर यूनिट बनाता है, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये एक तरह का कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। इसमें क्या है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स खुद के इच्छा के अनुसार आए और क्या है कि एक बिगर यूनिट का हिस्सा बना, एक बिगर यूनिट बनाया। स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी जो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या देखें कि द इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ऑन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, ठीक है। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट फेडरलिज्म इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। सेकेंड देखेंगे क्या, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, ठीक है। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो है, इसमें क्या होता है कि ए लार्ज कंट्री, यदि कोई बहुत बड़ा कंट्री है, वो अपना पावर को डिवाइडेड करता है कहाँ पर, इट्स बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। कोई भी यदि बिगर कंट्री है, लार्ज कंट्री है, जस्ट लाइक इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो वो अपने पावर को क्या करता है कि डिवाइड करता है किसके किसके बीच में, तो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स के बीच में अपने नेशनल गवर्नमेंट के पावर को क्या करता है, वो डिवाइड करता है। जैसे इंडिया का बात करेंगे, स्पेन है, बेल्जियम को हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। ये सब जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों फेडरेशन में क्या अंतर है। इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या होता है कि खुद ब खुद क्या करता है कि आकर के एक बिगर यूनिट को फॉर्म करता है, और इसमें क्या है कि ऑलरेडी जो एक कोई लार्ज कंट्री है तो वो अपने पावर को डिवाइड करने के लिए क्या करता है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंडर में क्या करता है कि डिफरेंट लेवल पर अपनी पावर को बांटता है कॉन्स्टिट्यूशनली। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, हमारा देश जो इंडिया है इसको फेडरल कंट्री क्या बनाता है, ठीक है। आखिर ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो हमारे देश को फेडरल कंट्री बनाता है। हम कंपेयर करें बेल्जियम का और इंडिया का, तो इंडिया का एक छोटा सा स्टेट्स के बराबर बेल्जियम था, जिसमें थोड़ा सा डाइवर्सिटी हुआ, तो एक मॉडल अपनाने के बाद क्या है कि उस डाइवर्सिटी पर, उस कन्फ्लिक्ट पर क्या किया, ओवरकम कर लिया गया। लेकिन यदि हम इंडिया के बारे में थिंक करते हैं तो इंडिया क्या है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, सेकेंड पॉपुलेटेड कंट्री है हमारा इंडिया। और सिर्फ सेकेंड पॉपुलेटेड कंट्री ही नहीं है, इसमें इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज के ऊपर में डाइवर्सिटी है, रिलीजन के ऊपर में डाइवर्सिटी है, रीजन के ऊपर में डाइवर्सिटी है। तो इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद जो हमारे देश को किस तरह से एक फेडरल कंट्री बनाया गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर क्या क्या प्रोविज़न डाला गया जिससे कि हमारा देश जो है एक अच्छा सा एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में हमेशा के लिए पीसफुली जो है हम यहाँ का गवर्नमेंट जो है रन करते रहे। तो इंडिया को कौन फेडरलिज्म बनाता है, तो सबसे पहले देखेंगे क्या, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट सेंट्रल विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड सेकेंड स्टेट। तो क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे पहले क्या किया था, प्रोवाइड ये किया कि हमारे देश में 2 टियर का गवर्नमेंट होगा, ठीक है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगा वो पूरा क्या है कि पूरा कंट्री का रिप्रेजेंटेशन करेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट होगा जो क्या है कि प्रत्येक स्टेट का जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक। तो ये क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या किया है कि 2 टियर सिस्टम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में हमारा डिवाइड किया। लेटर द थर्ड टियर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के बहुत दिन बाद, ठीक, क्या हुआ कि बाद में जा कर के थर्ड टियर ऑफ फेडरलिज्म जो है वो एडेड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको हम लोग पंचायत बोलते हैं, जिसके लेवल पर, पंचायत लेवल पे जो है मुखिया होते हैं, जिसको प्रधान भी बोला जाता है, सरपंच होता है, और छोटा छोटा यूनिट है। यदि पंचायत बटा हुआ तो उसमें वार्ड्स मेंबर जो हैं तो वो क्या होते हैं, तो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव वो करते हैं, ठीक है। और म्यूनसिपैलिटीज़ जो है वो अर्बन एरिया में क्या होता है, जस्ट लाइक पंचायत, तो उसी तरह से म्यूनसिपैलिटीज़ होता है जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारा जो है पोस्ट होता है, मेयर होता है, ये सब है। अब क्या देखेंगे हम लोग, विदिन 3 लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब पावर को जो डिवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट का पावर को और स्टेट गवर्नमेंट का पावर को, तो वो 3 लिस्ट के अंडर में क्या किया गया है, इसको पावर को बांटा गया है। तो वो तीनों लिस्ट क्या है पावर का, और किस गवर्नमेंट के अंडर में कौन सा पावर आता है वो हम लोग देखेंगे। तो पहला जो लिस्ट है वो है यूनियन लिस्ट, जिसको हम लोग सेंट्रल लिस्ट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि जो भी सेंट्रल लिस्ट में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर उसमें है, ठीक है। दूसरा है स्टेट लिस्ट में जो है स्टेट का क्या पावर है, क्या स्पेशल पावर है जिसमें कि वो इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी निर्णय लेने के लिए, तो वो स्टेट लिस्ट में आता है। और कुछ ऐसा पावर है जो किसी एक के बिना वो क्या है कि अधूरा है, ठीक है। तो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ परसेंटेज जो है पावर मिला हुआ है और कुछ परसेंटेज जो है स्टेट लिस्ट का भी पावर है। तो मिक्सिंग ऑफ पावर जो है, जैसे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर मिक्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में यदि बोले तो संघ सूची हो गया, स्टेट लिस्ट जो है राज्य सूची हो गया, और कंकरेंट लिस्ट जो है वो समवर्ती सूची हो गया, ठीक है। इसके आगे और हम जानेंगे क्या कि कौन सा लिस्ट में कौन कौन सा पावर जो है डिवाइड किया गया है। इसके अलावा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स लोग थे जो डिबेट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो उनका जो विज़न था वो लॉन्ग विज़न था, दूरदृष्टि कह सकते हैं हम लोग उनको, कि यदि ऐसा कुछ कोई मैटर आ जाए इन फ्यूचर में, ऐसा मैटर कोई आ जाए जो ना तो स्टेट लिस्ट में डिफाइंड है, ना स्टेट लिस्ट में डिफाइंड है, ना सेंट्रल लिस्ट में डिफाइंड है, ना कंकरेंट लिस्ट में डिफाइंड है, तो कुछ ऐसा रखा गया, तो थर्ड लेवल पर जो बांटा गया उसको हम लोग रेसिड्यूरी सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है।
रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट मतलब क्या है कि दो सब्जेक्ट विच आर नॉट मेंशन्ड इन एनी फॉर्म ऑफ द 3 लिस्ट, इन 3 लिस्ट में से ऐसा कोई सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है। तो और इन फ्यूचर में क्या होता है कि ऐसा कुछ जो है पैसेज ऑफ टाइम कुछ मैटर एराइज हो जाता है, तो वो किस लिस्ट में आएगा, वो रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट में आएगा। और इसको डिफ़ाइन करने के लिए जो है हमारा जो जुडिशरी है तो वो डिफ़ाइन करेगा कि किसके अंडर में ये पावर को दिया जाएगा। तो जस्ट लाइक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आज ढेर सारा आईटी कंपनीज है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, वो जब से आया है तो किसी भी लिस्ट में वो डिफ़ाइन नहीं किया गया था। तो ऐसा मैटर को क्या किया गया है, रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट में डिफ़ाइन रखा गया है। ठीक है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के अलावा एक रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट भी है। तो इंडिया का ये तीनों लिस्ट के बारे में एक नज़र हम डालते हैं। तो यूनियन लिस्ट में जो है जो भी सेंट्रल इम्पोर्टेंस का मैटर होगा वो किस में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। जैसे डिफेंस का मैटर है, ठीक है, ये चूंकि पूरा कंट्री का मैटर इसमें जो है, जो भी नीति है, जो भी पॉलिसी है, एक जैसा होना चाहिए, इस कारण से यूनियन लिस्ट में इसको रखा गया। जैसे डिफेंस है, फॉरेन पॉलिसी का, फॉरेन को भी मैटर है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, करेंसी का बात है, तो ये सारा जो है यूनियन लिस्ट में रखा गया है। स्टेट लिस्ट में जो है स्टेट्स का जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे पुलिस क्या है कि वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसमें इंटरफेयर जो है सेंट्रल नहीं कर सकती है। ठीक है, बिजनेस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब टाइप का जो भी है वो स्टेट लिस्ट में रखा गया है। और ऐसा लिस्ट जो दोनों का इंटरेस्ट का लिस्ट हो, तो जैसे कि एजुकेशन में क्या है कि ये यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में भी है और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में भी है, और दोनों का परसेंटेज जो है डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट बटा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद देखिए फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करेंगे हम, ट्रेड यूनियन का बात करें, चाइल्ड अडॉप्टेशन का बात करें, मैरिज का बात करें, तो ये सब किस में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है, क्योंकि इसमें जो है कॉमन इंटरेस्ट है, स्टेट का भी इंटरेस्ट होना चाहिए और क्या है कि यूनियन का भी इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये सब मैटर जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। इंडियन फेडरलिज्म का फीचर जानेंगे, उससे पहले अब हम क्या बात कर रहे हैं कि क्यों आज हमारा देश जो इस तरह का फेडरलिज्म है, आखिर ऐसा क्यों है। तो किसी भी क्यों का जो कारण, क्यों का जो आंसर है, वो आंसर छुपा रहता है पास्ट में। किसी भी बात का यदि आपको जवाब चाहिए तो उस बात का जो है आंसर वो किस में होता है कि पास्ट में, हिस्ट्री में वो बात मिलता है। तो चूँकि अभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, लेकिन इसमें अब हम हिस्ट्री का बात करेंगे क्या, कि हम जानते हैं कि हमारा देश भारत लगभग 200 वर्षों की गुलामी से आज़ाद हुआ 1947 ईस्वी में। ठीक है, और जब आज़ाद हुआ हमारा देश तो उस समय में क्या था कि लोगों में डाइवर्सिटी के कारण अंग्रेज़ तो क्या हुआ कि राज़ी हो गया कि ठीक है हम देश को आज़ाद करेंगे। लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और ऐसे कुछ ऐसे नेता थे, ठीक है, जो उस समय में नेतृत्व कर रहे थे विभाजन का। तो क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो मांग करना शुरू कर दिए किस चीज़ का, एक अलग देश बनाने का। क्यों? क्योंकि उनका मानना था क्या कि इस देश में, भारत में जो है कुछ खास धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग के साथ जो है वो भेदभाव होगा। उनका ऐसा सोचना था कि एक साथ नहीं रह सकते हैं, हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकता है, बहुत सारा दंगा फसाद होगा, राइट होगा। तो इसमें क्या हुआ कि धर्म के आधार पर उनका मानना था कि कुछ स्टेट्स जो है उनको अलग कर दिया जाए और उसका जो है अलग एक देश बनाया जाए जिसका नाम वो पाकिस्तान रखेंगे। ठीक है, तो मैटर चलता रहा और इस तरह से क्या हुआ कि आखिर में जा कर के कि सिचुएशन ऐसा हो गया कि इंडियन लीडर्स लोगों को, जो कांग्रेस के उस समय के जो कांग्रेस थे, उनके लीडर्स सबको मानना था, क्योंकि सामने में देश आज़ादी के लिए बहुत ही कम वक्त था। लॉर्ड माउंटेन आकर के ऊपर से प्रेशर दे रहे थे कि नहीं, अभी जल्द से जल्द उसको देश आज़ाद करके बाहर जाना था। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ कि सारे जो लीडर थे वो एक्सेप्ट कर लिए कि ठीक है, चलिए सही बात है कि उन लोगों के लिए जो है, मुस्लिम लोगों के लिए अलग, और धर्म के नाम पे देश का क्या हुआ, विभाजन हो गया। तो ये विभाजन जो है, इस विभाजन में इतना ज़्यादा रक्त रंजित हुआ, इतना ज़्यादा खून खराबा हुआ, मारपीट हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि अचानक से आज वो जिस जगह पे रह रहा है, पता चला क्या कि वो क्या है, वहीं पर प्रवासी बन गया, वो उस देश का क्या बन गया, वो विदेशी बन गया, उस देश के लिए विदेशी नागरिक हो गया। यदि हिंदू हैं, यदि कुछ खास इलाका में थे, जैसे पंजाब इस सब के इलाका में, सिंध इलाका में थे, तो वहाँ पर क्या हुआ कि उनको वहाँ से छोड़ के इधर आना था। ठीक है, और ये चॉइस पे डिपेंड था कि किसको किस तरफ जाना है।
तो इसमें क्या हुआ कि लोगों में इतना ज़्यादा गुस्सा था, रौद्र रूप लोगों ने धारण कर लिया कि धर्म के नाम पर इस तरह से मार काट हुआ कि वो कल्पनीय नहीं है। ये जो बात है अकल्पनीय है, किस तरह से वो जो कुछ दिन जो गुजर रहा था। तो हमारा जो फेडरलिज्म स्टेट बना, इंडिया जो फेडरलिज्म बना, तो इसके पीछे हमारा विभाजन भी है। और उस समय में क्या था कि ऐसा प्रोविज़न किया गया, जिस देश को इंडिया में मिलना है, जो भी राष्ट्र था, लगभग 500 राजा रजवाड़ा जो था, ठीक है, वो आज़ाद रजवाड़ा था, 500 रजवाड़ा था, राजा महाराजा का एरिया था। तो उसमें क्या हुआ कि अंग्रेज़ लोग बोले ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान 2 देश में डिवाइड किया गया। तो जो भी रजवाड़ा सब है, तो जिसको जिसमें जाके मिलना है वो मिल सकते हैं। पाकिस्तान में मिलना है आपको, जाकर अपना जो है राज्य को पाकिस्तान में मिला लीजिए, और जिसको इंडिया में मिलना है वो इंडिया में मिला लीजिए। और एक और प्रोविज़न था कि जिसको अलग अलग अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना है, इंडिपेंडेंट देश बनाना है, तो अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना दीजिए। चूँकि अंग्रेज़ लोगों का मंशा ये था कि वो इंडिया को भले ही फ्रीडम दे दे, ठीक है, आज़ाद करवा दे, लेकिन एक ऐसा कमज़ोर देश बना करके जाए कि कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद क्या हो कि फिर यदि इंडिया जो है जो भी बचा खुचा जो रिसोर्स होगा उसको फिर से वो क्या कर सके, इसको आकर के ऑक्यूपाई कर सके इंडिया पाकिस्तान को। इसलिए वो तो डिवाइड कर दिया गया धर्म के नाम पर। और यहाँ पे एक ऐसा प्रोविज़न डाला गया कि जो भी राजा रजवाड़ा, लगभग 500 रजवाड़ा था उस समय में, तो उसको जो है क्या किया गया कि या तो इंडिया में रहना, इंडिया में रहिए, या तो पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान में रहिए। तो इसके उनके ऊपर में छोड़ दिया गया। और इसी से क्या है कि लोगों में जो है गुस्सा हुआ और बहुत सारा मारकाट और दंगा का स्थिति उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भारत में हम नाम जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है, जिसको एकीकरण के लिए जो है बहुत सारा जो है उनके पास जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो हाल फिलहाल में हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, तो उन्हीं के सम्मान में बनाया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो आखिर उसने ऐसा क्या किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो उनका सम्मान इतना हम लोग देते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए कि ये सारे राजा रजवाड़ों को जा कर के मनाए कि आप जो है हमारे देश में, इंडिया में आकर के दीजिए, और आपको जो भी बेनिफिट है, जो भी आपका मिल रहा है, वो सब कुछ आपको मिलेगा। जो पेंशन मिल रहा है वो आप आकर के मिलिए। तो लगभग कुछ रजवाड़ों को छोड़ करके, ठीक है, लगभग बहुत सारा जो है भारत में आकर के मिलने के लिए राज़ी हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ जो है क्या किया कि उनका मानना था कि नहीं, हम नहीं मिलेंगे। तो उनको किसी भी तरह से थोड़ा बहुत लालच दे करके, या जिस भी तरह से उसका हर टर्म कंडीशन को माना गया भारत में मिलने के लिए। जो टर्म कंडीशन आपको बोलना है बोलिए, लेकिन आप जो है आकर के भारत में मिलिए। तो इसी में क्या हुआ कि कुछ स्टेट्स जो नहीं राज़ी था मानने के लिए, तो उसको मिलाया तो गया भारत में, लेकिन किसी को जोर ज़बरदस्ती करके बाय फोर्सफुली मिलाया गया, और किसी को क्या है कि उनका टर्म कंडीशन मान के मिलाया गया। तो इसी में क्या हम देखते हैं, ये कहानी सुनाने के बाद का मतलब मेन उद्देश्य यही है कि हमारा जो स्टेट है, डिफरेंट स्टेट है, 29 स्टेट्स है, और जो भी यूनियन टेरिटरी है, तो सभी स्टेट्स का पावर इक्वल नहीं है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, बिहार का पावर, महाराष्ट्र का पावर, दिल्ली का पावर, ये सभी स्टेट का पावर इक्वल नहीं है। और इक्वल नहीं इसीलिए है क्योंकि इस बात का आंसर कहाँ पे छुपा हुआ है, वो हिस्ट्री में छुपा हुआ है। क्योंकि स्टेट्स का जो हम लोग में आकर के वो मिला है, ठीक है। इंडिया क्या है? इंडिया कोई देश जो है, ये इंडिया ये क्या है कि राज्यों का एक समूह है। यूनियन ऑफ स्टेट्स है हमारा भारत, ठीक है। और यही इन यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो सभी जो स्टेट्स है सबका जो पावर है वो अलग अलग डिफाइंड है, ठीक है। पार्लियामेंट खुद से किसी भी के पावर को क्या कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट के द्वारा यदि कुछ भी चेंज करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करना होगा, तो क्या है कि 2/3 मेजॉरिटी के वोट से क्या है कि उनको दोनों हाउसेज में, लोकसभा में और राज्यसभा में क्या है कि पास करवाना पड़ता है, तब जा कर के वो कोई भी बिल जो है वो एक्ट बनता है, वो भी पास होता है। तो नेक्स्ट पार्ट का लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कि कोई भी यूनियन जो है सिस्टम जो वो किस तरह से रन करता है, और अपने कंट्री के बारे में देखेंगे कि इसमें जो स्टेट्स लोग का जो डिवीज़न है, जो लैंग्वेज पॉलिसी बनाया गया है, जो भाषा के आधार पर जो बटा हुआ है जो भी राज्य सब, उसके बारे में देखेंगे हम लोग
कि वो किस तरह से भाषा के आधार पर वो बटा हुआ है, ठीक है। और इसमें और भी हम क्या जानेंगे, क्या कि केंद्र का और राज्य का जो है संबंध किस तरह से होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन होता है, किस तरह का रिलेशन होता है, ठीक है। ये सब चीज़ हम लोग जानेंगे।